फिर थोड़ा डिजिटल फॉर्म उसकी आ गई। तो जो इंटरव्यू करते थे उसमें एक जज थे, उन्होंने जो कुछ कहा इनकी कैसेट के बीच में था, बाद में उस जज को की वो पकड़ में आ गए और जनाब जिलुर रहमान साहब से कहा गया कि तुम्हारे पास वो टेप थी, वो टेप प्रोवाइड कर दो। बहरहाल अब वो जो भी कहें इरेज़ कर दिया था, इरेज़ हो गया था। ही सेड मैं पटिशनर नहीं बनूंगा इस सिलसिले में, इससे बेहतर है, वो कहते हैं ना कमज़ोर तरीन ईमान है, अगर आप आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम खामोशी की हद तक रह के आप बुराई का साथ ना दें। ये हैं जनाब जिलुर रहमान साहब का जो तारुफ़ है। मगर आज उनके तवस्सुस से एक और काबिल एहतराम शख्सियत मेरे साथ है और मैं उनको, हालांकि मैंने अभी उनसे बात नहीं की, मगर मैं उनको थैंक यू इसलिए करना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात जब कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल होती है और काम करने वाला कहता है गो टू हेल, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन द एयर, या मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे सवाल के जवाब ही नहीं देना चाहता। मगर जनाब दाऊद साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया और आज वो हमारे साथ हैं। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। जनाब दाऊद साहब बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट रहे हैं, एक अरसा जर्नलिज़म किया, मगर साथ उन्होंने वकील की डिग्री भी हासिल की हुई है। अब नाउ ही इज़ मोर फोकस्ड बिकॉज आई यू नो दीज डेज लॉयर्स का बिजनेस इज़ बेटर इन पाकिस्तान। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मियाँ दाऊद साहब आप? अल्लाह का शुक्र बड़ी बहन, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। रादर देन कॉलिंग मियाँ दाऊद, वो तो मेरा ख्याल था कोई मेरी उम्र का आदमी होगा। यू आर अ यंग मैन, आई कॉल्ड मियाँ दाऊद यंग मैन। माय वंडरफुल ब्रदर जनाब जिलुर रहमान साहब, मैंने आपसे कहा ना कि बेशक वो कमज़ोर तरीन ईमान की हालत हो, एक होता है आप हाथ से मना करें, ज़ुबान से मना करें, एक होता है आप दिल में किसी चीज़ को गलत कहें। मैंने भी आपको एक चीफ जस्टिस थे उनके हवाले में जब इनको पटिशनर बनने का कहा गया तो ही रादर रिफ्यूज्ड। सर बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जनाब मियाँ दाऊद साहब, young wonderful man, our future is in your hands. I thank you very much for being with us सर। सबसे पहले आज आपसे बात करने का मकसद ये है कि हमारे 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने एक ख़त लिखा और उस ख़त के बाद आप फौरी तौर पे बाहर निकलते हैं और आपने मुर्द इल्ज़ाम एक और पार्टी को ठहरा दिया। वेयर एज़ मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले 35 साल से ये सुनती चली आ रही हूँ, बेनज़ीर साहिबा की 3 साल 3.5 साल की हुकूमत, नवाज़ शरीफ साहब की 3 साल 3.5 साल की, ये फेरे लगे हुए थे और इनमें से किसी को भी काम करने नहीं दिया जा रहा। मगर आज जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि अब इतनी दीदा दलेरी हो गई है कि आपके पॉलिटिशियंस भी आंखें बंद करके उन लोगों की बात सुनते हैं। और अगर इन जजेस ने ये बात कही है तो डेफिनेटली आपने इसको अदालत में चैलेंज कर दिया है। कुछ इसके बारे में फ़रमाएंगे और बल्कि मेरी याददाश्तों के बीच में जो चंद चीज़ें हैं उनमें से मैंने उसको भी संभाला हुआ है। आपको याद होगा कि हमारे एक जो जज साहब थे उन्होंने रिज़ाइन कर किया था और रिज़ाइन करने के बाद बड़ा खामोश एहतजाज था। उन्होंने कहा था इकबाल यहाँ नाम ने इल्म खुदी का मौजू नहीं, मकतब के लिए ऐसे मकालात बेहतर है कि बेचारे ममूलों की नज़र से पोशीदा रहें बाज़ के अहवाल मुकामात। आज़ाद की इकान, बड़ा खूबसूरत है, आज़ाद की इकान है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरां शेर है महकूम के औकात। अब सर बताइए कि ये सिस्टम चलता चला आ रहा है मगर आपने कहा कि इसके पीछे एक पार्टी है, मुल्क का ख्याल नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में, आई माइट बी रॉन्ग, तो आपका मैं स्टैंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे। देखिए आपा, मेरा जो मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो बस वही कि बाज़-औक़ात कॉल्स बीच में आ जाती हैं जिसकी वजह से मसला हो जाता है और उसमें स्काइप के ऊपर बाज़-औक़ात हमको एयरप्लेन मोड पे जाना होता है। जी जनाब जिलुर रहमान साहब, आप फरमा दीजिए जब तक वो वापस आते हैं, क्या कहा जनाब दाऊद साहब ने आपको?
दाऊद साहब अभी अपनी बात शुरू ही उन्होंने की थी तो, लेकिन ये बीच में इंटरप्शन हो गई। तो मियां दाऊद साहब ने जो पटिशन आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है, मियां साहब मुझे सुन रहे हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा। सॉरी मियां साहब, आपकी कॉल दोबारा आपकी लाइन मिल गई, प्लीज एरोप्लेन मोड पे ले जाएं इसको। ये एरोप्लेन मोड पर ही था, लेकिन वो डोंट डिस्टर्ब भी लगाया हुआ था। इसके बावजूद जी सर आप हुक्म करें। अब आप जो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इस हाई कोर्ट के इन 6 जज साहबान के ऊपर एतराज ये है कि हमने माजी में सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान को एक सियासी जमात का बयानिया बनाते हुए देखा, और बड़े खुले दिल से वो खुले आम जो है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का और लॉ का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ सियासी जमातें थी उनको इलेक्शन से आउट किया मुख्तलिफ टेक्निकल तरीकों से। तो उसके बाद ये मामला चलता रहा, और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, और जब से उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया है तो जो सबसे बड़ा अहम काम उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के अंदर किया, अब वो अपने अदारे में जो जज साहबान हैं उनके एहतसाब का बेड़ा जो है वो उठाया, और उन्होंने मजहर नकवी साहब का डॉक्यूमेंटेड किस्म का ट्रायल करके जो है उनको उनके ओहदे से हटाया। मुजहर नकवी साहब का केस मैंने प्लीड किया, पहले दिन से उनको लेकर चलता रहा। उसके बाद फिर ये हुआ कि 21 जनवरी को काजी फायज ईसा साहब ने अपने एक स्पीच में ये फरमाया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि जजेस के एहतसाब का अदारा है उसमें 100 जज साहबान के खिलाफ एक कंप्लेंट जो है कंप्लेंट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, और वो बतौर सरबराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन कंप्लेंट्स को डिसाइड फरमाएंगे। आइदर वे डिसाइड फरमाएंगे, मुमकिन है कि वो सारी खारिज हो जाएं, मुमकिन है उनमें से कुछ खारिज हो जाएं और कुछ के ऊपर आगे कार्रवाई जो है वो बढ़ाई जाए। उस सारी बैकग्राउंड को देखते हुए और तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। इन दो पस मंजर को जहन में रखते हुए मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान आइन और कानून को बालाए ताक रखते हुए एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे जो अदलिया के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत है वो कम नहीं हो रही। तो फिर मुझे ये शक पड़ा, तो फिर इन जज साहबान के खत लिखने का मकसद जो है वो मुझे मशकूक होता हुआ नजर आया। जैसे कि इस खत के अंदर ये 6 जज साहबान जो प्रेयर कर रहे हैं, जो इस्तदा कर रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं, वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि जज साहबान का एक अजलास जो है वो पब्लिक गैदरिंग की तरह जैसे सियासी जलसे होते हैं वो बुलाया जाए, और उसके अंदर इस अदलिया के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत जो है उसके ऊपर बात की जाए। तो हम बतौर वकील, और जलील साहब मेरी इस बात से एग्री करेंगे, आइन में और कानून में कहीं ये बात नहीं लिखी हुई कि जज साहबान ऐसा किसी किस्म का कोई मुतालबा कर सकते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर मुझे ये शक पैदा हुआ कि इस खत को बिल्कुल ऐसे नहीं देखना चाहिए कि जज साहबान को अदालती मुदाखलत से किसी किस्म का कोई मसला है। और फिर उसके बाद ज्यादा शक जो है वो यकीन में इस तरह से बदल गया कि जैसे ही ये खत जो है ये पब्लिक हुआ तो जितने भी तहरीक इंसाफ के हामी लोग थे, रहनुमा थे, सोशल मीडिया लोग थे, उन्होंने बड़ा ओपनली, और बल्कि तहरीक इंसाफ ने तो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात का ऐलान किया इन 6 जज साहबान का जो मौकफ है वही ही हमारा मौकफ है। हम भी इसी मौकफ की निशानदेही जो है वो करते आ रहे हैं। तो उससे मुझे ये यकीन है कि ये जज साहबान का खत जो है वो अदलिया में ISI की मुदाखलत के हवाले से नहीं था, बल्कि तहरीक इंसाफ का बयानिया बनाने के लिए जो है वो बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, यूर अ यंग मैन, और जब हम एनालाइज करते हैं बैक ऑफ द माइंड हम सब का एक ज़मीर ज़रूर मौजूद है। अभी आपने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में जो कुछ भी हुआ, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी। मैं आज भी लाउडली ये बात कहती हूँ कि इमरान खान साहब को
तब रिज़ाइन कर देना चाहिए था जब वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली अपनी फेस सेविंग के लिए वो सामने आके कहते थे कि एवरी डिसीजन इज़ टेकन बाय मी। मगर ये इदारों की जो इंटरवेंशन और मदाखलत है, ये मैंने आपसे कहा पीछे से आप चले जाएं, बहुत पीछे से। इवन मौलवी तमीज़ुद्दीन जो हमारे जस्टिस मुनीर का जो फैसला था, उसके पीछे भी किसी की बंदूक, उनके कनपट्टी के ऊपर उनकी बंदूक थी। और आज भी नवाज शरीफ साहब को अगर डिस्क्वालीफाई किया गया था, उससे पहले भी 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा को इस मुल्क का ज़िया हुआ, पैसा ज़ाया हुआ, मगर तब तो तहरीक इंसाफ थी भी नहीं। हम दुश्मनी बराए दुश्मनी में एक सही कदम तरफ जो लोगों में शऊर पैदा हुआ है कि यस, पॉलिटिशियंस शुड डू देयर रोल, अदलिया शुड डू देयर रोल, और फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करना चाहिए। अगर इस पे कोई चीज़ खड़ी हुई तो हम हर मौके के ऊपर डिवाइड हो जाया करते हैं। मेरा सिर्फ ये कंसर्न है। जी जनाब जलील रहमान साहब, आप क्या फरमाएंगे? इसमें देखें कि जो मियां साहब ने बड़ी खूबसूरत जलील साहब की इजाजत से अगर मैं आपकी राय पर बड़ा मुख्तसर सा एक कमेंट कर दूं, अगर आपकी इजाजत। हुक्म सर, मैंने कहा वी आर हियर टू रिजॉल्व। यू आर वेलकम। जी मियां साहब, जी उनकी मेरा ख्याल फिर कॉल आई है। जी जलील भाई आप बताइएगा। अच्छा, मैं मियां साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अपनी आईनी दरखास्त में ये इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से कि एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए, एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए, और ये जो 6 जज साहिबान हैं, इन्होंने प्रेमा फिशाई बादी नज़र में मिसकंडक्ट किया है, उसका भी नोटिस लिया जाए। लेकिन मैं आपकी खिदमत में 2 वाक़यात पेश करता हूँ। एक तो ये कि जब ये चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं या निज़ामुद्दीन साहिबान जो हैं, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये देखें, मैं अब भी फिर एक चीफ जस्टिस का जिक्र करता हूँ, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान उन्होंने इस मुल्क का किया है और अदलिया का किया है, शायद ही अब तक कोई ऐसा जज नहीं आया जिन्होंने इतना मुल्क का नुकसान किया हो। अब उनकी मिसाल लें, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनके साहबजादे अरसलान इफ्तिखार पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने रियाज मलिक से नकद रकम भी ली, बैरून मुल्क की एयर टिकट ली, होटल में बाहर क्याम किया, गुल छर्रे उड़ाए, रिक्रेशन की। जब उसके ऊपर मुकदमात कायम हुए और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान टुक के सो मोटो नोटिस, और वो जो मामला था अपने पास अपनी अदालत में ले आए, और वो एक लार्जर बेंच था, वो खुद उसके हेड बन गए, उस बेंच के सरबराह बन गए इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ जस्टिस, और फिर अपने बेटे के उस मुकदमात को सुना और उसको एक क्लीन चिट दे दी कि जी ये तो केस ही नहीं बनता। और उसके बाद फिर आप दूसरी मिसाल, मौजूदा चीफ जस्टिस, आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जब उनकी मिसिज पे ये इल्जाम था कि इनकम टैक्स गोशवारों में उन्होंने जो डिक्लेरेशन है वो उसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की, अपनी आमदनी छुपाई है, या कोई जो प्रॉपर्टी बाहर है उसको जाहिर नहीं किया, तो जब एफबीआर ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर की। और फिर ये रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूं, मैं ये कोई हवा में तीर नहीं चला रहा, कि चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच के सामने पेश हुए और जाती हैसियत में पेश होकर उन्होंने अपना मौकफ बयान किया। और उनके साथ उनकी जो मिसिज हैं, हमारे लिए वो बड़ी काबिल एहतराम खातून है, वो भी अदालत गई और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। और उसके बाद जो लार्जर बेंच था उन्होंने बड़ी ही डीप स्टडी करके, और उसमें जो एक कास्टिंग बोर्ड था वो था जस्टिस मंजूर मलिक साहब का, वो अब रिटायर्ड हो गए हैं। और शायद के वो जो
इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए, शायद उनको बना दिया, उसका हेड बना दिया जाए। तो वो अगर वो उनका वोट इस तरफ ना होता तो आज काजी ईसा साहब शायद इस बेंच का हिस्सा ना होते। तो मियां साहब आप अब कोई बात कर लें जो आप कहना चाह रहे थे। आपकी आवाज, आपकी कॉल आ गई थी तो वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं सिर्फ एक मिनट मियां साहब, मैं ये चाहूंगा कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मौजूदा चीफ जस्टिस भी इस आपकी पिटीशन को आर्टिकल 184(3) के तहत इसको बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करें, एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और उसमें इन 6 जजों को भी बुला के सुना जाए, 1 बाय 1 के भी। हाँ, बताएं आपके ऊपर क्या दबाव है, आपके किसी अजीज पे, किसी रिश्तेदार पे या फैमिली मेंबर को अगर डराया धमकाया गया है या कोई अगवा किया गया है या कोई रिकॉर्डिंग की गई है तो बताएं। तो क्या ऐसा किया जाना करीन इंसाफ नहीं? जी मैं इसके ऊपर आता हूं, लेकिन मैं पहले आपा की उस राय का के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दूं। आपा, इसके अंदर ना कोई डाइवर्जेंट व्यू नहीं है कि अदलिया के अंदर मुदाखलत जो है वो होनी चाहिए। वो माजी में भी होती रही है, वो गैर आईनी रही है, गैर कानूनी रही है। अगर आज भी हो रही है तो वो गैर आईनी हो रही है, गैर कानूनी हो रही है। मेरा एतराज सिर्फ मौजूदा जज साहबान के इकदाम के ऊपर है, जो उन्होंने अपने लेटर में लैंग्वेज इस्तेमाल की है। आपा, वो कतन इस बात का तकाजा नहीं करती कि मुदाखलत रोकी जाए, वो ये तकाजा करती है इनडायरेक्ट तरीके से। वो 2 पर्पस अचीव करने की तरफ उनका लेटर इशारा कर रहा है। पहला पर्पस वो ये अचीव करना चाह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट हैं आमर फारूक साहब, हमने उनको मुतअद्दिद मर्तबा बताया और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए इसका अब हमें रास्ता बताया जाए। तो हाई कोर्ट के जज साहबान ऐसा कोई लेटर लिखकर उसमें ये मुतालबा नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद ये मकसद नहीं समझ आता कि इन जज साहबान ने ये लेटर क्यों लिखा। ठीक सर। जो बात मुदाखलत की है उसका आइन और कानून में रास्ता दिया गया है कि अगर किसी अदालती मुकदमे की समाअत के दौरान कोई जज को इन्फ्लुएंस करता है या ब्लैकमेल करता है तो वो उस जज को आइन के आर्टिकल 204 और जज साहबान का जो ओथ है, उस जो आइन के 3rd शेड्यूल में लिखा हुआ है, उन दोनों को साथ मिला के उस अफसर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो ये काम तो वो कर सकते थे, लेटर नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते थे। मियां साहब, आपने वो उनकी बात का जवाब देना है, मगर वही अगली बात जलील भाई जरूर आपके साथ आपका सवाल का जवाब भी देंगे। मियां साहब, आपको भी इस बात का जी आप जवाब देते हैं। जी आपा, आप बात करें। मैं ये कहती हूं कि आपको भी पता है इस बारे में कि उस मुल्क में जो डंडाशाही है वो इतनी बुरी है कि आप पटिशन करा ही नहीं सकते। आज आप देखिएगा कि आज एक और आपका एक गोरा ऑस्ट्रेलियन नॉन मुस्लिम असूल की बिना के ऊपर रिज़ाइन करके चला गया, और रसूल पाक का हुलिया वाले जनाब गवर्नर पंजाब जो हैं उन्होंने भी कहा नहीं उसकी तो अपनी करप्शन की। उस मुल्क में तो आपने जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है आप लगा सकते हैं। और सर, आपके पास भी वीडियोस हैं। पाकिस्तान की ये जो ये एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे लूत की कौम लगती है, लूत की कौम के। आप मुझे पता है कि भी नमाज पढ़ रहे थे, आप मुझे लगता है नमाज कुरान पढ़ने वाले हैं। कुरान में लूत की कौम को क्या कहा, और कुरान के लफ्ज़ हैं कि तुम्हारी शर्मगाहें, तुम्हारी जीनतें हैं, उनकी हिफाजत करना। और हमारी जो इदारे हैं वो क्या करते हैं, आपके बेडरूम्स के बीच में जब कैमरे लगा देते हैं और वो नंगी तस्वीरों को बाद में उनके लिए ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सर, ये तो गलत, आपको भी पता है, मगर देयर इज़ नोबडी इन पाकिस्तान जिसमें इतनी कोई माँ का लाल जिसमें ताकत हो कि वो उनको चैलेंज कर सके। मैं आपा आपकी बात से बड़ा अदब के साथ और शिद्दत के साथ इख्तलाफ करता हूं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं है। जलील साहब मुझे जानते हैं, मैं एस्टैब्लिशमेंट का ऐसा नाकद रहा हूं कि मुझे रोज मेरे दोस्त कहते होते थे कि तुम सुबह उठाए जाओगे अपने ट्वीट्स की बुनियाद के ऊपर, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद के ऊपर, अपनी अज़हार राय की बुनियाद के ऊपर, लेकिन मैं कभी बाज नहीं आया। जो इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वीडियोस बनाने का लगाया जाता है, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये ट्रेंड है कि हम एक फेक चीज को ऐसा एट्रीब्यूट कर देते हैं कि वो सच लगने लगती है। गुज़श्ता 1 बरस के दौरान जितने भी ऐसे इल्जामात एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आयद किए गए हैं,
तो मैं बड़े अदब से मुतालबा करूंगा, जो भी वो शख्स है जिस भी जमात से ताल्लुक रखता है वो मेरे पास तशरीफ लाए, मैं उसका मुकदमा फ्री करूंगा, मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा। मैं देखता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा बंदा जो है वो मुझे आकर रोकता है, धमकाता है। प्रॉब्लम ये है आपा कि हम सारे, मेरे समेत हम सारे जो हैं वो अपने अपने जाती सियासी मुआशी मफादात के लिए किसी की कमजोरी को, किसी के माजी की बदनामी को यूटिलाइज करते हैं। हम कतन फेयर लोग नहीं हैं, हम कतन अपने जिम्मे के मुताबिक नहीं चलते। बुनियादी तौर के ऊपर मसला हमारे अंदर है। जब हम सच बोलना शुरू कर देंगे और सच्चाई की बुनियाद के ऊपर खड़ा होना शुरू हो जाएंगे और झूठ को अपने सच के साथ मिक्स करके उसको एग्जैजरेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यकीनन हम सच्चाई की तरफ चले जाएंगे। हमारे पास मिसाल मौजूद है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की। वो एक शख्स था, उसको जो जेन्युइन उसके साथ मुतालबा हुआ, जनरल फैज ने और उस वक्त के डीजीसी ने उनको तंग किया, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की। वो अपने उस जेन्युइन इशू को लेकर चले और वो आज के दिन तक उन्होंने अपने जेन्युइन इशू के साथ ये बात अटैच नहीं की कि मेरी फैमिली की वीडियोस बनाई गई, मेरे बच्चों को उठाया गया, क्योंकि फिर जब आप सच के साथ झूठ को मिक्स करके ग्राउंड बनाने की, केस बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपका सच्चा केस जो है वो भी कमजोर पड़ जाता है। मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इतनी ब्लंटली इस तरह की वीडियोस बनाने में, कैमरामैनिंग करने में, वो चीजें करने में मसरूफ है। अच्छा, दूसरी ये बात, जैसे जलील भाई फरमा रहे थे मिसिस काजी फाइजिसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहबा के हवाले से, तो मैं रिकॉर्ड के मुताबिक इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि मिसिस सरीना ईसा के खिलाफ ये केस नहीं था कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्लेयर नहीं की। ये रिकॉर्ड की बात यह है कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी टैक्स रिटर्न्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर वो बिल्कुल डिक्लेयर्ड थी। उनके ऊपर इल्जाम ये था कि आपकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, आपने इसका सोर्स जो है वो गलत बताया है, ये उनका इल्जाम था, जबकि उसका सोर्स सही बताया हुआ था, सही बताया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ आपने ये केस हमने किया, मगर अब आप अगर आए इसमें हुकूमतों को, काजी फायज ईसा साहब को भी जो घसीटा गया था, इसके पीछे बाजवा साहब थे, कर्नल अब्दुल रहीम मेरे साथ कर्नल साहब आया करते होते हैं, आपसे चाहिए मिसिंग पर्सन। उस आदमी ने भी स्टैंड लिया था कि परवेज मुशर्रफ के दौर में उसने रिजाइन करना समझा था, बेहतर समझा था। वो अरेस्ट भी हुआ, कोर्ट मार्शल भी उसका हुआ, यानी हर वो तो अल्लाह बचा के वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है। मगर आज जो इलेक्ट्रिक शॉक्स लोगों के, यानी वो जो रोमन्स ने भी सजाएं नहीं दी थी, जो कैस्केडर्स ने सजाएं नहीं दी थी, वो मेरे इस्लामी मुल्क में वो सजाएं दी जा रही। सियासी जमात की, ये एक सियासी जमात की इल्जाम तराशी है, उसके अलावा इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ सियासी जमात की एक इल्जाम तराशी है, क्योंकि उस सियासी जमात का चूरन सबसे ज्यादा तब बिकेगा जब वो फौज के मुखालिफ अपना बयानिया बना रही है। और सर बयानिया तो मियां साहब, ये बयानिया अगर आप ख्वाजा आसिफ की तरफ आ जाएं, ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर ये लफ्ज़ कहा कि इन्होंने तो आज तक कोई जंगें नहीं जीती, इन्होंने तो बांग्लादेश को भी हराया, वो आपके सामने होगा। फिर मियां साहब के साथ जो ज्यादती हुई थी, मियां साहब ने ओपनली कहा करते थे मुझे क्यों, और वो कहते थे कि फौजी शामिल है, अब मियां साहब ने ये लफ्ज़ कहा। अच्छा, फिर आप जरदारी साहब के पास आ जाएं, जरदारी साहब ने ये लफ्ज़ कहा था कि मैं इनको बॉर्डर की बाढ़ से बांध के खड्डों में घसीटूंगा। फिर आप आ जाएं, हामिद मीर साहब ने कहा था, जिसमें जनरल रानी का भी जिक्र आया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं इनकी बीवियों के किस्से निकाल के ले आया तो फिर आप देखिएगा। सर ये चीज़ें तो सारी की सारी आपको पता ही है कि ये इस पार्टी ने सारी बातों से इत्तफाक करता हूं, एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत रही है, इस बात से इत्तफाक करता हूं। जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने, हाकिम निसार ने हुकूमतों के अंदर मुदाखलत की, जाली हुकूमतें बनाई, सियासी जमातों को रगेदा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की कातल जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब छोड़े परे मोहतरमा फातिमा जिना। आप इमेजिन करो कि फातिमा जिना जिसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी अपने भाई के साथ, आपने उसको, फौजियों ने उसको गद्दार करा के, और फिर जो उनकी मौत पे तहकीकात नहीं होती, पता नहीं उनको मारा कैसे गया था, कौन? ये सारी बातें काबिल मुजम्मत हैं, ये बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं किया जा सकता कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया है।
ये बात मेरे जो है वो मेरे मानने में बहरहाल। और अगर आपको मैं वीडियोस दिखा, आई विल सेंड यू, और ये आज की बात नहीं है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में होते हैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ होते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के, ही इज़ प्रोफेशनली एन इंजीनियर। ये बात है ज़ियाउल हक के दौर में। मेरे पास वो वीडियो भी, तस्वीर भी आ गई कि वो उस ज़माने में जो पॉलिटिकल असीर था, उसने, कहते हैं कि जब ये लोग इंटरव्यू लेने के लिए गए, 2 लोग उसके पास इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे, तो उसने अब अपने आप दिखाना चाहा कि किस तरह उसको इलेक्ट्रिक शॉक हुआ। तो ये लोग बड़े हैरान हुए, तो उन्होंने कहा नो, मेरी तस्वीरें लो ताकि दिखाओ इन्होंने मुझे कहाँ कहाँ कैसे शॉक दिए हैं। सर ये फैक्ट हैं, और ये मैं आज की बात नहीं कर रही, ये मैं ज़ियाउल हक के दौर की बात कर रही हूँ, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। और मैं उस पॉलिटिशियन का नाम भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। ही डज़ प्रोग्राम हकीकत या फसाना। मैं आपसे एग्री करती हूँ, ये जो यूट्यूबर्स हैं और ये जो बाज़ लोग अपने आप को मोहब्बत के बीच में, मैं बिल्कुल पाकिस्तान की आर्मी, मेरा पहला घर पाकिस्तान है, आई लव पाकिस्तान मोर देन एनीथिंग एल्स। मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख्वाबों में पाकिस्तान है, मेरे माँ बाप पाकिस्तान में हैं, मेरी हर चीज़ पाकिस्तान मैंने आज तक डिफेंड किया। मगर वो लोगों को, यानी सिस्टम को इन प्लेस होना चाहिए। एवरी डिपार्टमेंट इज सपोज टू डू सब। आज अगर आप नोट कर लें, मियाँ साहब को बुला के अब बेइज्जत करा के वापस भेज रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, डू यू थिंक के बेइज्जत करा के नहीं, कतन बेइज्जत करा के नहीं भेज रहे आपा जी। हमने यहाँ पे लाहौर के अंदर ये सारा इलेक्शन जो है वो कवर किया है। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपनी सियासी जमातों की टिकटों की तकसीम के अंदर ताखीर की है, तो उसकी जिम्मेदार फौज तो नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलसे करने के लिए वक्त पर बाहर नहीं निकले, तो उसके जिम्मेदार फौज तो नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने पब्लिक पल्स के मुताबिक अपनी सियासी कैंपेन नहीं चलाई, तो उसके जिम्मेदार फौज तो नहीं है। फौज ने नवाज शरीफ को तकरीर तो लिखकर नहीं देनी थी। अगर नवाज शरीफ साहब, मगर डू यू थिंक शहबाज शरीफ इज मोर, ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड ही कैन? नो आपा, सबसे बड़ी गलती नवाज शरीफ साहब ने टिकटों की तकसीम के अंदर की है। उन्होंने अपने उन हलकों के अंदर जहां पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रहनुमा हमेशा जीतते आए हैं, उनसे टिकटें लेकर कंप्रोमाइज करके जो है वो लोटों को टिकटें दी, और इसलिए वो उन जगहों के ऊपर हारे हैं। और सबसे बड़ी बात जो नवाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग नून की अपनी गलती है कि उन्होंने सियासी कैंपेन नहीं की। आपा, वो घरों से बाहर नहीं निकले, उन्होंने जलसे नहीं किए जिस तरीके से तहरीक इंसाफ। जी मियां साहब, मैं ये आपकी तवज्जो एक 2 वाकयात की तरफ करवा रहा हूँ। एक तो देखें आजम सवाती की, छोड़े परे जलील भाई, छोड़ दें वो बातें, छोड़ दें। मैं तो कहती हूँ आज का मामला हल करो हमारा। इसी पे आ जाए। मैं आपा की इस बात से भी, मैं भी उनके जो अल्फाज हैं उनकी तारीफ करता हूँ। फौज हमारी जान है, हम सोते हैं तो वो जागते हैं, हमारी वो जान है, हम उन पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आप इसी पे आ जाइए, ये जो इंक्वायरी कमीशन है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि एक हाजिर सर्विस कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, और वो भी बलूचिस्तान से लिया जाए या KPK से लिया जाए, पंजाब से ना लिया जाए? जरा क्या बेहतर नहीं हो जाएगा कि किसी दूसरे सूबे का जज सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी कमीशन का सरबराह? एग्जैक्टली, जिसका काम उसी को साजे। अब आपने मोहसिन नकवी नु तुसी सारियां पोजीशन नु जज भी ओनु बना दियो, ओनु क्रिकेट दा ओ भी ओ बना दियो। मैंने तो प्रिंसिपली इस बात के ऊपर, कल से इस बात के ऊपर मौकफ इख्तियार किया है कि जो इंक्वायरी कमीशन है वो रिटायर्ड जज के ऊपर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के ऊपर ही मुश्तमिल होना चाहिए, चाहे वो एक जज हो, 2 हो या 3 हो। ये तो एक प्रिंसिपली बात दुरुस्त है। जो बात दुरुस्त है जलील भाई, वो दुरुस्त है, चाहे वो मेरे मियां साहब बहुत शुक्रिया। मियां साहब बस मैं आखिरी बात जो आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा ना भी रेडियो तौन शुरू होने लगा है, और मैं आज आपको लाजमी लेना चाहती थी इसलिए, मगर इंशाल्लाह मंडे को मैं जलील भाई से और आपसे दरख्वास्त होगी, विद योर कन्वीनियंस वी विल टेक यू। अब आप इमेजिन कीजिएगा कि आपके वो जजेस जिन्होंने गदर किए, उनकी तस्वीरें भी आपने वहाँ लगाई हुई हैं, या तो आप उनको
किसी एक फौज वाले कहते हैं चाहे वो याहिया खान था, चाहे वो जो कोई भी था, आपके ज़ियाउल हक थे या परवेज़ मुशर्रफ थे, अदालतों में आने के वो कायल नहीं, आंसरेबल होने के वो कायल नहीं। आपके जो चीफ जस्टिस हैं, आज नया जो वो पंडोरा बॉक्स खुला हुआ था जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, व्हाट एन इंटेलिजेंट माइंड ही वाज, कि उसको फांसी लगा दिया। और आज आपके वो जजेस जो हैं, मज़े तो फिर था जिस दिन ये फैसला आया था कि इन जजेस ने अंडर द प्रेशर फैसला किया था। सबसे पहले उनकी तस्वीरों को वहाँ से उतारा जाता, सबसे पहले उनकी पेंशन्स को बंद किया जाता, सबसे पहले उनकी फैमिलीज़ को दी जाने वाली जो सब्सिडीज़ हैं उनको बंद किया जाता। गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलती। और आपके ये जो अशराफिया सो कॉल्ड है, आज आपके मुल्क में इनके अंदर आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। एक बड़ी अहम चीज की निशानदेही कर रहा हूँ कि देखें, फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी प्राइम मिनिस्टर साहब की मंजूरी के साथ, कैबिनेट उसकी मंजूरी देगी, सदर जरदारी साहब उसको नोटिफिकेशन को जारी कर देंगे, इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, उसकी फाइंडिंग आ जाएगी और फाइंडिंग उसकी जो भी आएगी वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगी उनके ताबे रह के आएगी। और फिर वो जो फाइंडिंग है वो बाइंडिंग नहीं, वो हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं है। पहले महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई, वो खूह खाते में चलेगी, उसके ऊपर आज तक बतेरी रिपोर्टें आई, बतेरी जीआईडीज बनी, कुछ तो काम ही नहीं होया। मियां साहब, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इंक्वायरी कमीशन बना तो ये जजेस का मामला तो लटक जाएगा। क्या ये सबसे बेहतर नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसका ये सारी जो इंतजामी कमेटी है ये बैठ के इसको एंटरटेन करें, पिटीशन को आपकी इसकी समाअत करें, फौरी समाअत करें, 2-4 हफ्तों के अंदर इसके ऊपर फैसला दें। और जो लोग जिम्मेदारान है, ये आपा ने भी बात की है कि जो लोग जिम्मेदारान है उनको सजा दें सर, सजा दें। इसमें नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, चाहे आईएसआई के लोग हैं, एमआई के लोग हैं, वो तो आएंगे ही नहीं, तो फिर कमीशन नहीं बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मियां साहब, यू आर अ यंग मैन। मेरे और जलील भाई का तजुर्बा बहुत है, मैंने तो खुद जलील भाई से अब सीख रहे हैं, और आप यू आर अ यंग मैन। हमारा मुस्तकबिल और पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पर यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी और नासिर है, मगर हम हमेशा डिवाइड हो जाते हैं एंड वी आर सो यूज्ड टू के डिवाइड करने के बाद लोग हमें रूल करते हैं। पाकिस्तान में लियाकत अली खान से जो फैसले कराए, कायदे आज़म के साथ जो हुआ, मोहतरमा फातिमा जनाह के साथ जो हुआ, भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, जितनी हमारी बेड़ी के बीच में वट्टे ज़ियाउल हक बिठा के चले गए, खुदा की पनाह। परवेज़ मुशर्रफ साहब, आप सोचिएगा उनको सज़ा होती है, उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। मियां साहब, एक तो जनरलों और जो मिली भगत की वजह से है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज हमारा ये जो है ना बात पूरी नहीं हुई है मियां साहब, नहीं हुई। तो दूसरी बात ये है कि जो एक मुझे एप्रीहेंशन है कि एक तो ये इंक्वायरी कमीशन कायम होने से एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। नंबर 2, आप देखें कि वेव ऑफ टेररिज्म फिर आई है, पे दर पे वाकयात हो रहे हैं टेररिज्म के, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। तो आई फियर एंड आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन कि इस दौरान कोई बड़ा काम मियां साहब पड़ने वाला है। ये अल्लाह करीम हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को अपने हिफ्ज़ो मान में रखें। आमीन सुबह आमीन। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जलील भाई आपका बहुत शुक्रिया। बात खत्म नहीं हुई, हम आपसे बात जरूर करेंगे। मैं खुद अपना, या आप हमें कन्विंस कर लें या हम कन्विंस हो जाएंगे, मगर इस मुल्क के लिए सिंसियर होना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने मुल्क को बेचते चले जा रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है हम वो गिद्ध हैं जो इसकी आखिरी बोटी नोचने के ऊपर आए हुए हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। मियां साहब शामिल होने का बहुत शुक्रिया। जलील भाई आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, के साथ इंशाल्लाह मंडे को हम इसी टाइम पे फिर दोबारा इंशाल्लाह मीट करेंगे। बहुत शुक्रिया, तब तक इजाज़त दीजिएगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड।